तो शुरुआत करते हैं शिका डीयू में नए शैक्षणिक सत्र के साथ ही एक बार फिर से अब जो एक नया संकट है वो गहरा चुका है। बताइए। बिल्कुल वसंत, हॉस्टल का संकट गहरा रहा है। देखिए, दूर दराज अलग अलग प्रदेशों से छात्र तो बसंत आ जाते हैं दिल्ली में कि भाई अच्छे कॉलेज से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, अच्छी डिग्री हमें मिलेगी, उस बेस पर अच्छी जॉब हमें लगेगी। लेकिन बड़ा सवाल बच्चों के लिए है। देखिए, एडमिशन तो मिल जाता है लेकिन रहेगा, घर वाले तो उनके अपने अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं जहां से वो लोग आए हैं, लेकिन दिल्ली में वो सोचते हैं कि भाई हम पीजी में रह लेंगे, फ्लैट्स में रह लेंगे, लेकिन फ्लैट्स और पीजी का जो रेंट है बसंत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो देखिए, एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों के लिए या फिर जो न्यू एडमिशन बच्चों ने लिया है उनके लिए हॉस्टल का संकट गहरा गया है। देश भर से हजारों छात्र पढ़ाई के लिए ड्यू पहुंच रहे हैं, लेकिन सीमित हॉस्टल सीटों और कई कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा ही नहीं है और इसी के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को महंगे पीजी, किराए के कमरे और फ्लैट का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसका सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर और साथ ही दूर दराज के राज्यों से आने वाले विद्यार्थियों पर पड़ रहा है, जो आते तो हैं भाई ड्यू में एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन रहने की दिक्कत तो है ही। अब ऐसे में अगर वो पीजी और फ्लैट की तरफ देखें तो जाहिर सी बात है एक रेंट बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है उसमें, है ना। और ड्यू के अब 69 से अधिक कॉलेजों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के मुकाबले विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल सीटों की संख्या काफी कम है। अब सूत्रों के अनुसार डीयू के कॉलेजेस में सभी हॉस्टल्स को कुल मिलाकर 8,000 से 9,000 केवल सीटें उपलब्ध है, जबकि हर वर्ष 70,000 से अधिक नए छात्र जो है वो स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेते हैं। देखिए, ऐसे में अधिकांश छात्रों को हॉस्टल नहीं मिल पाता। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई ऐसे कॉलेज हैं जहां आज भी हॉस्टल की व्यवस्था ही नहीं है। नाम बड़ा है बसंत कॉलेजेस का और प्रतिष्ठित कॉलेज है, लेकिन वहां पर हॉस्टल ही नहीं है, छात्रावास ही नहीं है। शहीद भगत सिंह कॉलेज माना जाना कॉलेज है बसंत, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी CVS, महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज है, PG देवी कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज है, आदित्य महाविद्यालय है, भगिनी निवेदिता कॉलेज है। इसके साथ ही कई ऐसे कॉलेज है, संस्थान है जहां छात्रों को शुरुआत से ही निजी आवास पर निर्भर रहना पड़ता है। तो वहीं अब ड्यू के आधे से ज़्यादा कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था है ही नहीं, जैसा कि इशिका ने अभी जानकारी दी। अब कैंपस कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को तो मिल जाता है हॉस्टल जो मेन कैंपस में पढ़ते हैं, लेकिन जो ऑफ कैंपस रहते हैं, जो एफिलेटेड होते हैं, उनको नहीं मिल पाता है हॉस्टल। आप ऑफ कैंपस पढ़ी हैं? बिल्कुल वसंत, मतलब मुझे कॉलेज हॉस्टल की छात्रावास की हम कह सकते हैं कि नीड नहीं थी, क्योंकि मेरा घर ही दिल्ली में था। तो ऐसे में जो दिल्ली के छात्र अभी भी है घर तो दिल्ली में शायद बसंत जो दिल्ली के छात्र हैं उनके लिए तो कोई परेशानी नहीं है, कोई मतलब आप डीयू से ही पढ़े हैं? हाँ, मतलब आना जाना उनका वो आधे घंटे में या फिर 1.5 घंटे जितने भी दूरी में कॉलेज होगा उनका, जो भी यूनिवर्सिटी, जो भी उनकी कॉलेजेस रहने वाले हैं, दिल्ली वाले छात्रों की दिक्कत नहीं। अच्छा इशिका, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है जब आप मतलब डीयू से ही आप पास आउट हैं? बिल्कुल बसंत, देखिए लगभग मैंने 7 से 8 साल पहले अपनी ग्रेजुएशन करी होगी और ऐसे में बसंत तब पीजी का हॉस्टल का रेंट कम हुआ करता था, लेकिन अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे हॉस्टल का जो पीजी का, स्पेशली हॉस्टल की तो हम नहीं कहेंगे यहाँ पर, पीजी का रेंट बहुत आपके कॉलेज में थी हॉस्टल की व्यवस्था या फिर नहीं थी? नहीं बसंत, मेरे कॉलेज में तो नहीं थी। आसपास जो पीजी कैंपस ही थे, मतलब मेन कैंपस में हो नहीं पाया। आसपास जो पीजी थे, बच्चे वहां रहते थे, मेरे मोस्टली दोस्त रहा करते थे और यही बात होती थी, भाई घर से पैसा मिल रहा है लेकिन वो पैसा खाने में यूज करें, बहुत जबरदस्त बहुत होती है। लेकिन सवाल ये ना बसंत, हॉस्टल में तो एडमिशन ले लिया लेकिन रहेगा, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा हाई है। हॉस्टल में तो एडमिशन ले लिया लेकिन रहेगा, वाह क्या बात बोली आपने। तो अब सत्यवती कॉलेज मॉर्निंग के प्रिंसिपल सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि भाई हमारा कॉलेज 9 एकड़ में है, हमारे पास इतनी जगह नहीं है कि बच्चों के लिए हॉस्टल बना सके, लेकिन हमने मंत्रालय में छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के लिए पत्र जरूर भेजा हुआ है। हॉस्टल नहीं मिलने के कारण छात्रों पर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, जैसा कि शिका ने बताया कि बाहर कई ऑप्शन यहाँ पर फिर छात्रों को देखने पड़ते हैं। वो एक मजबूरी का नाम हो जाता है कि भाई आप रेंट पर बाहर फ्लैट लेकर रह रहे हैं, रूम लेकर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है और एक स्टूडेंट के लिए इतना अफोर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इशिका। और साथ ही अब ऐसे में पीजी में रहना और रूम में रहना एज कम्पेयर टू हॉस्टल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अब एक स्टूडेंट लाइफ में इतना ज़्यादा अमाउंट अगर आप अपने रहने पर केवल स्पेंड कर देंगे तो उसके बाद
मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बिल्कुल बसंत, देखिए ऐसा होता है ना, जहाँ पर कॉलेज है, जहाँ पर कई सारे कैंपस हैं, वहाँ पर खान पान की चीज़ों का सामान भी ऑलरेडी हाई रहता है, तो मतलब कहीं से दूर दूर तक कोई सेविंग नहीं हो सकती है। हाँ, और स्टूडेंट मतलब ऐसे है कि ठीक है, कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अर्निंग करना मुश्किल है, घर से पैसे मांगना मुश्किल है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना है। देखिए नॉर्थ और साउथ कैंपस के आसपास एक साधारण पीजी का मंथली किराया, मंथली जो रेंट है वो 12,000 से 20,000 रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भोजन, बिजली, अन्य खर्च अलग से देने पड़ते हैं। मतलब बसंत 20 से 25 से 30,000 लगा लो एक महीने का पूरा जो खर्चा है एक छात्र का, ये भी मैं कम बता रही हूँ। और ये उस कंडीशन में है जब छात्रों की अर्निंग नहीं है, वो केवल स्पेंड ही कर रहे हैं, क्योंकि वो इस समय अपनी कॉलेज लाइफ में है ना, वो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, कमा नहीं रहे हैं। और इसीलिए भी मुझे लगता है ये छात्रों पर ही दबाव नहीं रहता, घर वालों पर भी दबाव ज्यादा रहता है। और तो चलिए, ये तो अपडेट थी कि भाई हॉस्टल्स को लेकर एक बार फिर से वो जो रशाकशी है वो शुरू हो चुकी है कि भाई हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा। 90% बच्चों को तो मिलता ही नहीं है, तो अब देखने की बात है कि क्या रहता है, क्या हल निकलता है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अब भारत निर्वाचन आयोग ने राजधानी दिल्ली में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR, अब तक नाम ये आपने सुन ही लिया होगा, अब इसकी समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। देखिए आयोग ने जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि CEO को नया आदेश जारी करते हुए बताया कि मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण से जुड़े कई कार्य पहले से तय तारीखों के बजाय नए समय सारणी के अनुसार पूरे किए जाएंगे। बसंत, लगभग मेरी जानकारी के अनुसार दूसरी बारी डेट एक्सटेंड हुई है। हाँ बिल्कुल, आपकी जानकारी के अनुसार बिल्कुल सही। लोग ऐसे हैं बसंत जिन्होंने अब तक अपना फॉर्म फिल नहीं किया है या फिर BLO द्वारा उन लोगों को फॉर्म नहीं दिया गया है। दिल्ली के तो स्पेशली लोग ऐसे हैं, इसलिए डेट लगातार एक्सटेंड होती जा रही है। और इशिका, क्योंकि आप भी दिल्ली में रहती हैं, SIR का बोलबाला तो है, ऑन ग्राउंड क्या सच्चाई है? आपके घर पे आए सत्यापन के लिए BLO वगैरह या नहीं? क्योंकि अब कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम तक तो अभी BLO पहुंचे ही नहीं है, और कई इलाकों में ऐसा है कि भाई हाँ हमारी जो डिटेल्स है वो नोट डाउन कर ली गई हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस पर्सनली? बसंत, कई इलाके सच में आपने ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे हैं कि BLO घर घर जाकर फॉर्म पहुंचा रहे हैं। कई जगह ऐसे, लेकिन कई जगह ऐसे फॉर्म तो पहुंच चुका है, लेकिन उसको फिल कैसे करना है इसकी जानकारी लोगों को नहीं है। क्या चीजें कहाँ भरनी है, कैसे निकाल कर भरनी है, खोजना कहाँ पर है, तो इसमें कहीं ना कहीं परेशानी जरूर है। बिल्कुल बसंत, मैंने, मेरी पूरी फैमिली ने फॉर्म फिल करके सबमिट तक कर दिया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के अनुसार चीज हो जाए तो ठीक है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और दूसरी बार डेट एक्सटेंड की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने घर घर जाकर सत्यापन, मतदाताओं को फॉर्म बांटने और उन्हें वापस जमा करने की अंतिम तारीख जो है वो 29 जुलाई तय की थी। इसे बढ़ाकर 8 अगस्त किया गया। अब ऐसे में एक बार फिर से इसे बढ़ा दिया गया। इसे बढ़ाते हुए अब बूथ लेवल अधिकारियों की तरफ से घर घर जाकर सत्यापन का काम 17 अगस्त तक किया जाएगा। यानी कि बात अगर करें तो इसे अब 13 से 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है। और इसके बाद ये जो अंतिम तिथि होगी 23 या 24 अगस्त इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है, आई थिंक। बिल्कुल बस 24 अगस्त सत्यापन का जो काम है, मतलब आखिर तक वो काम चलेगा। 17 अगस्त ये लास्ट डेट है। ड्राफ्ट सूची की बात कर रहा हूं। इसके बाद हाँ 23 से 24 के आसपास रहने वाली है। हाँ, ड्राफ्ट सूची जो है वो आ जाएगी 23 से 24 अगस्त को। उसके बाद आपकी जो आपत्तियां हैं, आपके जो क्वेरी हैं, डाउट्स हैं, वो लिए जाएंगे। आपके जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं आप पुट कर सकते हैं कि भाई आपकी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, आपके परिवार में किसी का नाम अगर नहीं जुड़ा है, किसी का गलत नाम कट चुका है, या फिर कोई ऐसा वोट आपके परिवार में जुड़ चुका है जो आपके परिवार का सदस्य ही ना हो, या फिर नया वोट बना था वो नाम नहीं जुड़ा है, या फिर कोई नाम आपको कटवाना था वो कटा नहीं, तमाम ये अलग अलग सर्कमस्टांस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास पूरा 1 महीना रहेगा कि हमें ये करेक्शन करवाना है। कुल मिला के बात ये आसान भाषा में करेक्शन कराने के लिए 1 महीना रहेगा। बिल्कुल, देखिए यदि किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाना, कटवाने, किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं, तो 24 अगस्त से 23 सितंबर तक 2026 के बीच अपने दावे और आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी जानकारी दी बसंत, लगभग 1 महीने का आपके पास वक्त। बिल्कुल, और वही जानकारी अभी इशिका ने भी दी। इसके बाद निर्वाचन अधिकारी सभी प्राप्त आवेदनों की जांच करेंगे और इस दौरान संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए 1 महीना बसंत ऐसा ये वक्त रहेगा ना कि अगर आप लोगों ने नाम अपना SIR प्रक्रिया में फॉर्म में भर दिया तो ठीक है, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। अगर कहीं भी गलती हुई, कोई भी खामी हुई, तो बसंत वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, और जो सरकार द्वारा योजनाएं मिल रही है उससे भी कहीं ना कहीं उनका नाम कट जाएगा। तो इसीलिए भाई मेक श्योर कि आप जो है वो अपना नाम जरूर ऐड करा लें इसमें। और
लेकिन इसमें एक कंडीशन भी तो है ना कि भाई जो वोट तो है वो ऐसा तो है नहीं कि 16 साल के बच्चे का बन जाएगा, बिल्कुल है ना। 18 साल से ऊपर अगर आप होंगे तो ही आपका वोट बनेगा। और वोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वोट बना कर रखें, क्योंकि सरकार को चुनने में एक लोकतांत्रिक देश में अगर आप रह रहे हैं तो इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक कार्य कुछ होता नहीं है। 27 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, ये फाइनल होगी और सभी दावे, आपत्तियां और जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसे 27 अक्टूबर 2026 को इश्यू कर दिया जाएगा। बिल्कुल देखिए, और इसी सूची के आधार पर आगामी चुनावों में मतदान भी कराया जाएगा। राजनीतिक दलों और जनता को जानकारी देने के निर्देश भी ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त सचिव संदीप कुमार की ओर से जारी आदेश में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दिल्ली के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को लिखित रूप में दी जाए, ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके साथ ही आम नागरिकों तक भी इसे समय सारणी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित ना रहे। बिल्कुल। अब ये तो बात की हमने SIR के बारे में, तो चलिए अब बात थोड़ा कर लेते हैं ये भाई यमुना के बारे में, क्योंकि आपको पता है ना कि इस समय कौन सा महीना चल रहा है। अगस्त का ये महीना है, मॉनसून पूरे तरीके से एक्टिव है। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा दिल्ली वालों की निगाहें किसी चीज़ पर होती हैं, वो इस चीज़ पर कि यमुना का जलस्तर आज कहाँ पहुँचा है। अब दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने की संभावना जता दी गई है। बिल्कुल देखिए, पहाड़ी राज्यों और हरियाणा में लगातार हो रही बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर अगले कुछ घंटों में राजधानी में यमुना के जलस्तर पर देखने को मिल सकता है। प्रशासन ने निचले इलाकों पर नजर बढ़ा दी है और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में निगरानी भी तेज कर दी है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग लगातार जलस्तर की मॉनिटरिंग कर रहा है, जबकि इससे जुड़ी जो एजेंसियां हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। बात अगर करें तो यमुना खादर इलाका और नदी किनारे रहने वाले सभी लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान से तो नीचे है, लेकिन यदि ऊपरी क्षेत्रों से पानी का प्रभाव बढ़ता है, यानी कि जैसा कि शिखा ने बताया हथनीकुंड बैराज से, और साथ ही बारिश के ज़्यादा होने की वजह से अगर ऐसा होता है तो मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में ये अलर्ट दिया है कि यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ सकता है। और बारिश का जो दौर है वो जारी रहने का पूर्वानुमान तो ऑलरेडी IMD की तरफ से दिया जा चुका है। ऐसे में प्रशासन हालात को लगातार मॉनिटर कर रहा है कि अभी कंडीशन एट दैट मोमेंट क्या है, और धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा है। बिल्कुल देखिए, जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव की जो तैयारियां हैं वो भी रखी गई है कि अगर किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हुई या फिर बाढ़ जैसे बसंत हम कह सकते हैं कि अगर हालात उत्पन्न हुए तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव रहेगा, अलर्ट रहेगा। लेकिन ये भी बड़ी बात है बसंत, देखिए जो यमुना के आसपास, ये एक प्लस पॉइंट के रूप में इसे देख सकते हैं, पहले से ही जो प्रशासन है, दिल्ली प्रशासन, उनकी तरफ से ऑलरेडी यमुना के आसपास जो लोग रहते थे उनको हटा दिया गया है। अगर पानी ऊपर भी आया, यानी कि अपनी मात्रा से ज्यादा पानी बढ़ भी चुका, अगर आगामी दिनों में तस्वीर भी हमें देखने को मिली तो परेशानी की बात नहीं रहेगी, स्पेशली लोगों के लिए जो यमुना के आसपास रहते थे। मतलब जानमाल को किसी भी तरह का संकट नहीं रहने वाला है बस। बिल्कुल। और साथ ही जब यमुना का जल स्तर बढ़ता है ना शिखा, तो रिहायशी इलाकों के रहने वाले लोगों की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब यमुना डूब क्षेत्र के लोग जो हैं वो तो परेशान होते ही हैं। यमुना खादर में हमने देखा जिस तरीके से अब जल स्तर बढ़ने के बाद जो है पिछले दिनों में तस्वीरें देखने को मिली थी, पिछले साल भी वो तस्वीरें सामने आई थी। और लेकिन अभी के हिसाब से खतरे के निशान से तो यमुना नीचे है, लेकिन आने वाले समय में इसका जो स्तर है पानी का वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब ऐसे में देखने की बात होगी कि तैयारियाँ प्रशासन की आखिर क्या रहती हैं। तो चलिए इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बसंत, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे DTC बस से जुड़ी एक सेवा की। सेवा क्या है, विस्तार से मैं आपको जानकारी देती हूँ। देखिए, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। देखिए बसंत, दिल्ली में लगातार हम देख रहे हैं कि रेखा सरकार के रहते हुए कई योजनाओं की सौगात जनता तक पहुंच रही है। स्पेशली बस की बात करें, बस का जो बेड़ा है वो भी कई बढ़ चुका है, कई ज्यादा बढ़ चुका है, नई बसें उस बेड़े में शामिल हो चुकी है। लेकिन ये अब राहत भरी खबर क्या है बसंत, आप बताइए। मध्य दिल्ली स्थित MCD मुख्यालय सिविक सेंटर से बाहरी दिल्ली के बीकानेर गांव तक अब नई DTC बस सेवा शुरू कर दी गई है। अब इस नई सेवा का उद्देश्य ये है कि भाई बाहरी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, क्षेत्रों को राजधानी के प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र से बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना, ताकि लोगों को सुविधा मिले। और इससे रोजाना सफर करने वाले छात्रों, नौकरी पेशा लोगों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और साथ ही MCD कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सुविधा भी मिलेगी। बिल्कुल बसंत, देखिए हमें देखते हैं ना कि
कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी बस से सफर करते हैं, कई नहीं, इनफैक्ट बहुत हजारों की संख्या में लोग हैं जो रोजाना बस से सफर करते हैं। हालांकि कई लोग मेट्रो से भी करते हैं, लेकिन ये जो बस बेड़े में जो शामिल की जा रही है और बसों का जो रूट और इनका जो दायरा बढ़ाया जा रहा है बसंत, वो लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए रहने वाला है क्योंकि देखिए लोगों को एक रूट से दूसरे रूट पर जाने के लिए 2 से 3 बसें चेंज करनी पड़ती थी। ये बस की सेवा जब से शुरू हुई है तो लोगों को एक ही बस से अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी रहने वाली है बसंत। और देखिए नई बस सेवा रूट संख्या 131 के तहत ही संचालित होगी। इसकी टाइमिंग भी आप जान लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, एक बस पर बैठेंगे, अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। बस पर नहीं बैठेंगे, बस में बैठेंगे। बस में बसंत। तो देखिए सुबह 8 बजे से और 8:30 बजे तक बस बाकनेर, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, यहाँ बीकानेर नहीं था बसंत, बाकनेर था। बाकनेर गाँव से चलकर निगम मुख्यालय के सिविक सेंटर पहुंचेगी, जबकि शाम 5:45 पर और 6:30 बजे के आसपास सिविक सेंटर से रवाना होकर बाकनेर गांव तक पहुंच जाएगी। यानी कि बसंत जो बाकनेर गांव लोग रहते हैं जिनका अपने ऑफिस की तरफ जाना है, फिर कहीं भी जाना है, उनको जो बसें चेंज करनी पड़ती थी, इंटरचेंज से परेशानी होती थी, वो अब लोगों के लिए कहीं ना कहीं खत्म होती दिख रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया इस खबर को लेके, ये एक हास्यास्पद बात है कि आपने बताया हालांकि कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस किया भाई बहुत बड़ी ये सुविधा मिलने जा रही है। आई वाज लाइक कि बस आपको चलाने को भी क्या मिलेगी इस दौरान जब आप बस में सफर होंगे। As of now, it is just like a fun. उनके लिए तो बहुत बड़ी सुविधा ही है। वो मैंने इसलिए पहले बोला कि कनेक्टिविटी इशू सॉल्व होगा, वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन कई ऐसे खुराफाती दिमाग होते हैं भाई कि एक बहुत बड़ी सुविधा आपको मिलेगी तो बस चलाने को नहीं मिलेगी। बस में आप बैठेंगे, आपको इंटरचेंज नहीं करना पड़ेगा, वही डायरेक्ट आपको आपके गंतव्य स्थान तक छोड़ देगी। ये बस जो है वो सिविक सेंटर, राजघाट, ISBT, मुकरबा चौक और साथ ही साथ शनि मंदिर जैसे प्रमुख मार्गों को कनेक्ट करते हुए यहाँ से गुजरेगी। और इससे होगा क्या, कनेक्टिविटी तो बढ़ेगी और बीच के क्षेत्रों के यात्रियों को भी सीधी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। देखिए नई बस सेवा का शुभारंभ सिविक सेंटर के बाहर आयोजित कार्यक्रम में किया गया है। हरी झंडी दिखाई गई है और नेताओं ने इस पहल के लिए सीएम रेखा गुप्ता का आभार भी जताया और कहा कि देखिए सरकार लगातार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और ये जो तस्वीरें हम देख भी रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नई बस सेवा शुरू होने से बाहरी दिल्ली के लोगों का समय और यात्रा जो खर्च है दोनों कम होंगे। इसके साथ ही उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध होगा। देखिए बसंत सबसे अच्छी बात की ISBT यानी कि बस अड्डे के रूट से होते हुए गुजरेगी तो लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छी चेंजेस ही रहने वाले हैं। क्योंकि ISBT जाने के लिए मोस्टली लोग बसंत मेट्रो का सहारा लेते हैं, कैब वगैरह का सहारा लेते हैं, अपने पर्सनल वाहनों का सहारा लेते हैं। लेकिन ऐसे में बस की सुविधा भी लोगों को आपने सफर किया है? बहुत बार किया, अपने पूरे कॉलेज टाइम में मैंने DTC भी सफर मतलब प्रीमियम फील होता होगा कि हम महिलाएं हैं, कोई टिकट नहीं चाहिए, टिकट की टेंशन नहीं। सबसे अच्छी बात अब तो पिंक कार्ड बनाया नहीं बनाया। एक प्लस पॉइंट टिप आपके लिए, पिंक कार्ड बनवा लीजिए। DTC की बस में सफर करना है 15 अगस्त के बाद आप DTC की बस में विदाउट पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अगर आप महिला हैं तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सरकार ने अब पिंक टिकट को केवल 15 अगस्त के लिए ही वैध माना है। पिंक टिकट केवल 15 अगस्त तक चलेगी, उसके बाद आपके पास कार्ड होना ही चाहिए। वही एक इसका पास है कि भाई आपके पास पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड होगा तो आप DTC बस में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे। ये आपने बनाया नहीं बनवाया? नहीं बसंत, मैंने अब तक नहीं बनवाया। इशिका तो किराया भरने के लिए पूरी तैयार है, पैसा ही पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो किराया भर दूंगी, बनवा लीजिए कार्ड। लोगों से हम यही अपील करेंगे कि भाई जल्द से जल्द जाएं, स्पेशली वही तो, पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन आप बनवा लीजिए। हम चाहते हैं कि इशिका का पैसा बचे ना बचे लेकिन आपका जरूर पैसा बचना चाहिए, इसीलिए प्लीज अपना पिंक सैली स्मार्ट कार्ड बनवा लीजिए अगर आप महिला हैं। DTC की बस में फ्री सुविधा अगर आप 15 अगस्त के बाद चाहते हैं। तो देखिए इस कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाई गई, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में इस रूट पर बसों की संख्या और फेरे बढ़ाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। नई सेवा से खासतौर पर विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, रोजाना कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो चलिए अब इसी के साथ बात करते हैं मौसम को लेकर भी। मौसम क्योंकि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, कभी धूप, कभी छांव, कभी बारिश नहीं।
तो उमस, ये इस तमाम चीजें लगातार ऑन ऑफ मोड में चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से आज भी बदला बदला सा नजर आ रहा है और ये सुबह होता ही ऐसा है। सुबह के समय जब आप ऑफिस की तरफ जाते हैं मौसम होता है सुहाना, और उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा ब्रंच के लिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, अरे यार धूप निकल गई है। सुबह तो मौसम बहुत अच्छा था, बादल आसमान में घने काले थे, लेकिन अब एक बार फिर से धूप क्यों। रोजाना की कंडीशन, कल भी बहुत तेज धूप निकल गई थी शिका। मैं घर में थी। आप तो घर में क्या दिखाई नहीं देता है क्या? घर में तो दिखाई तो देता होगा ना, बाहर निकलते होगे या फिर मतलब कल वो मेरा भी नहीं ऐसा देखते हो? था कि बिल्कुल आराम करना है, सोना है। एक तो हेल्थ इश्यू ऐसी और ऊपर से कुछ बाहर अच्छा सा मतलब जाने का कहीं मन नहीं था, तो मुझे तो इसकी इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मौसम कैसा था, आपका क्या प्लान बना? बाय द वे इशिका को कोल्ड हुआ है और अभी फिलहाल जुकाम है, उसके बावजूद भी जो है आपको खबर बता रही है इशिका। ये इनका बड़प्पन है, कर्तव्य निष्ठा है। हालांकि बात कर रहे हैं मौसम को लेकर, ये बस एक हद बात थी। बात करते हैं मौसम को लेकर। मौसम बदल चुका है, आंशिक रूप से बादल आज भी छाए रहने का अनुमान है। इलाके में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना भी। हालांकि बारिश के बावजूद भी लोगों को उमस से पूरी तरह से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो लुका छुपी हाइड एंड सीक का जो गेम है ऑन ऑफ मोड में रहता है आजकल, तो पिछले दिनों से आपने देखा ही होगा, अभी भी ये इसी तरीके से हो सकता है कि बना रहे। देखिए, बीच बीच में धूप निकलने से हवा में नमी भी बढ़ेगी, चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मतलब बसंत बारिश तो हो रही है, लेकिन जब वो बारिश जा रही है तो अपने जाने के बाद उमस ला रही है, ह्यूमिडिटी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं कि इतनी गर्मी तो हमने मई में भी फील नहीं की जितनी हम अगस्त के महीने में कर रहे हैं। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वसंत 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मानसून सक्रिय होने के कारण राजधानी और एनसीआर में अगले 24 से 48 घंटों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। लेकिन बारिश बसंत कितनी राहत देगी वो अब आने वाले वक्त में ही निर्भर करता है। बिल्कुल, और साथ ही बारिश के चलते जलभराव, तमाम समस्याएं, जलभराव के साथ साथ जो ट्रैफिक की समस्याएं वो बहुत ज़्यादा ऑन रोड देखने को मिलती है। क्योंकि मुझे इस तरीके की दिक्कतें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा हुई हैं कि बारिश के चलते आप जाम में फंस गए हैं। शाम को अगर आप आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं तो, और पीक आवर्स में अगर आप निकल रहे हैं तो वो तो आपके लिए चेरी ऑन टॉप हो जाता है। इन नेगेटिव वे में बात मैं कर रहा हूँ। तो बारिश के लिए आप तैयार हो जाइए, और तैयार तो ऑब्वियस सी बात है, मानसून ने आपका वार्म अप तो अच्छे से अभी तक करा ही दिया होगा। आने वाले समय के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब जो है हो सकता है कि तापमान में लगातार गिरावट आपको महसूस हो। और अगस्त का महीना आ चुका है, सितंबर, अक्टूबर, देन नवंबर तो ठंड भी आ ही रही है। तो अभी फिलहाल मानसून पूरे तरीके से एक्टिव है, लेकिन थोड़ा सा लुका छुपी का जो हाइड एंड सीक का गेम ऑन ऑफ चल रहा है धूप के साथ, वो देखने को मिल सकता है कि आज भी हल्का देखने को आपको मिले। बात करते हैं पेट्रोल डीजल के बारे में। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल और सीएनजी के क्या कुछ दाम है वो भी हम आपको बताते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो देखिए, पेट्रोल की जो कीमत है 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल की 95 रुपये 20 पैसे है, सीएनजी की 83 रुपये 9 पैसे है। नोएडा गुरुग्राम के क्या दाम है बसंत, बता दीजिए। नोएडा में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 12 पैसे है, डीजल की कीमत 95 रुपये 56 पैसे है, 91 रुपये 70 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सीएनजी आपको मिलेगी। गुरुग्राम में इशिका का जाना हुआ था कल, पेट्रोल भी भरवाया था इशिका ने गाड़ी में, तो क्या दाम है इशिका? बिल्कुल बसंत, गुरुग्राम में 102 रुपये 97 पैसा और डीजल की बात करें 95 रुपये 44 पैसा, सीएनजी 88 रुपये 12 पैसा। यानी कि देखिए बसंत, कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव तो देखने को नहीं मिल रहा। जो लगभग 1 महीना हो चुका है, ये जो दाम है स्थिर है, कोई इसमें चेंजेस या फिर बदलाव तो बड़ा या फिर कुछ छोटा देखने को नहीं मिल रहा। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि हे भगवान अभी कोई चेंजमेंट ना हो तो बहुत अच्छी बात है, दाम कम हो ये वाला चेंज नहीं अभी फिलहाल। लेकिन इशिका एक ये भी तो है ना कि अब एक न्यू नॉर्मल माइंडसेट लोगों का ये बन चुका है कि अगर पेट्रोल और डीजल का दाम चेंज हुआ तो इट विल राइज डेफिनेटली। ये बढ़ेगा ही, ये घटेगा नहीं भाई। अब ऐसे में इसीलिए अभी चेंज हो तो जैसा इशिका ने बिल्कुल सही कहा कि भाई कम हो जाए, इससे ज़्यादा ना बढ़े। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेट्रोल और डीजल के बाद गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि ये सेगमेंट काफी खास है। अब ऐसे में सोने के दाम आज आपको 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम मिलेंगे 1,50,500 रुपए। बिल्कुल, चांदी की बात करें 2,43,000 रुपए पर किलोग्राम आपको मार्केट में चांदी मिलने वाली है। यानी कि बस चांदी और सोने के दाम में लगभग 5-6 हज़ार 4-5 हज़ार का आए दिन उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जो गोल्ड के दाम है वो तो थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन चांदी के दाम थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहे हैं। आज चांदी के दाम थोड़े कम है, स्लाइटली कम है कल के मुकाबले। और इशिका, गोल्ड के दाम जो है वो एक बार फिर से
आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हमने देखा 140, उसके बाद 41, 42, 45, 46 और उसके बाद अब 150 के आसपास दाम आ चुका है। 1.5 लाख रुपए पर सोना पहुंचा है और प्रति 10 ग्राम के हिसाब से 24 कैरेट। लेकिन आप जब ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे तो हो सकता है कि इससे थोड़ा दाम जो है वो आपको कम मिले, क्योंकि 24 कैरेट में ज्वेलरी आप बनवा नहीं सकते। उसके बाद है ना 22 या फिर 23 में बनवा 22 के लिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, बस 18 काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। 18 हार्ड हो जाता है, इशिका 24 सॉफ्ट होता है, 18 नहीं होता है। 18 में जो 18 लाइक की मतलब अगर कोई चेन भी बनवा रहे तो बहुत ही ज्यादा ऐसी बनेगी कि ब्रेक भी हो सकती है। वो 18 वो 24 में बनती है इशिका, 18 में वो भी 24 में बनती है। लेकिन लोग ना 22 का ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, 22-23। हाँ 22-23 का प्रेफरेबल ज्यादा होता है, क्योंकि रेट भी थोड़ा बहुत कम मिल जाता है और चीज भी ठीक। अब इशिका तो लगातार बनवाती रहती है, कभी चेन कभी कुछ। लेकिन आप जान लीजिए अगर आपको खरीदना है सोना 1,50,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से आपको 24 कैरेट मिलेगा।